नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी। वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो इस समय सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, पंचायत चुनाव। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर घनश्याम शर्मा सर, जो वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में रेसिडेंट स्कॉलर हैं, जो हमें पंचायत चुनाव के बारे में सारी छोटी बड़ी बातें बताएंगे। आइए जानते हैं पंचायत चुनाव की ABCD और पूरी प्रक्रिया के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है वोकल न्यूज शहडोल में आपका। सर, हम शुरुआत से जानना चाहेंगे पंचायती राज व्यवस्था कैसे शुरू हुई, भारत में कैसे आई, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, किस कमेटी ने कौन कौन से विषय में अपनी रिपोर्ट दी, सर बताएं आप। सवाल ये उठता है कि जिस पंचायत की बात हम कर रहे हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था है क्या? सच यह है, और कहा भी जाता है कि भारत गांवों का देश, गांव की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति और प्रगति निर्भर करती है, ऐसा माना जाता है। गांधी जी ने ठीक कहा था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका संदेश मिट जाए। भारत के संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भली भांति परिचित थे। अतः हमारी स्वाधीनता को साकार करने और उसे अस्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर से पर्याप्त ध्यान दिया गया। हमारे संविधान में वह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठाएगा और उन्हें इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे अर्थात गांव पंचायतें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। वस्तुतः हमारा संविधान इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन के कार्यों में हाथ बटाए और अपने पर राज्य करने की जिम्मेदारी स्वयं ले। भारत में जनतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण जनों का शासन से कितना अधिक प्रत्यक्ष और सजीव संपर्क स्थापित हो पाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज्य की एकमात्र उपयुक्त योजना है। पंचायतें ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ हैं। दिल्ली की संसद में कितने भी बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि बैठे, लेकिन असल में पंचायत ही भारत की चाल बनाएगी, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात यदि हम कहें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआती इनिशिएट, इसको प्रारंभ करने का जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा पंडित नेहरू के दिमाग में आई, तब उसे पंचायत नहीं कहा जाता। वास्तव में उस समय सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम, शायद आप सब लोग इस बात से वाकिफ भी होंगे, क्योंकि पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था और 1952 में उसी की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसमें काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी रखे गए और लंबे चौड़े दावे भी किए गए। यह समझा गया कि इस कार्यक्रम में जनता की ओर से सक्रिय रूप से भाग लिया जाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ इसलिए किया गया था कि ताकि आर्थिक नियोजन और सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा की जा सके। परंतु सामुदायिक विकास के इस सरकार द्वारा प्रेरित और प्रायोजित कार्यक्रम में ग्रामीण जनता को नियोजन की परिधि में तो ला करके खड़ा कर दिया गया, परंतु ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में उसे इच्छुक पक्ष ना बनाया जा सका और यह कार्यक्रम सरकारी चंद और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी कम करने के उद्देश्य से विफल हो गया। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि सामुदायिक विकास की जो सबसे बड़ी कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं की लफाजबाजी। एक तरफ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जनता के आगे जाने की आशा करते थे और दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी
कार्रवाई से ही नतीजा निकल सकता है। कार्यक्रम जनता को चलाना था, लेकिन वे बनाए ऊपर से जाते। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की यह सबसे बड़ी असफलता और परिणाम यह हुआ कि वह जिस उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, उसका सफलतम स्वरूप सामने नहीं आया। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, पंडित नेहरू का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में भी बड़ी आस्था थी। वे चाहते थे कि शासन सत्ता के संचालन में जो भारत के निचले स्तर की जो इकाइयां हैं, उनको भी सहभागी बनाया जाए। उनके राय से भी शासन व्यवस्था का संचालन में उनकी योजना के अनुसार, उनकी राय के अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को और रूप दिया जाए। और यही कारण था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब सफल नहीं हुआ, तो फिर एक दूसरे नए सिरे से भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को लाया गया और एक नए सिरे से, एक नई सोच के साथ भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। एक तीसरा सवाल जो आया था, उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था में के चुनाव कुल कितने वर्ष पर होते हैं, एक बड़ा बुनियादी सवाल है। पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव है, संविधान के अनुसार और इन समितियों के रिकमेंडेशंस के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद ये चुनाव संपन्न होते हैं। इस तरीके से 5 वर्ष के बाद ये चुनाव होते हैं, तीनों लेवल पे होते हैं। गांव पंचायत लेवल पर होते हैं, और उसके बाद क्षेत्र पंचायत लेवल पर होते हैं, और फिर जिला पंचायत लेवल पर भी ये इनके चुनाव संपादित होते हैं 5 वर्ष के बाद। इसमें कौन कौन से पद हैं, इसकी भी बात की गई कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने पद हैं। इसको 3 टायर सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहले जो निचली इकाई है वह है गांव पंचायत, लेकिन आपके मध्य प्रदेश में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। इसको जो गांव पंचायत है, गांव पंचायत को का जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहते हैं, और कुछ राज्यों में इसे ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो जो गांव लेवल पे जो पहला चुनाव होता है इनिशियली, वो आपके मध्य प्रदेश में गांव सरपंच के नाम से, और अन्य प्रदेशों में ग्राम प्रधान के नाम से ये चुनाव संपादित होते हैं। इस चुनाव में गांव का प्रत्येक नागरिक, जो वोटर्स है, वो शेयर करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इनको प्रथम चरण में 2 पर्चे दिए जाते हैं। बैलेट से होता है, जो हम लोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जिस मशीनरी का प्रयोग करते हैं, पंचायत के चुनाव में उस मशीनरी का प्रयोग फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। संभव है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर भविष्य में उस मशीन के माध्यम से ये चुनाव भी संपादित हों, लेकिन फिलहाल बैलेट पेपर के माध्यम से इनके चुनाव होते हैं। वो गांव का जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सबको पहले 2 पर्चे दिए जाते हैं। एक पर्चे में वह सरपंच का चुनाव करता है, और दूसरे पर्चे में वह कई वार्ड, एक गांव पंचायत जो होता है वो कई वार्डों में बंटा होता है, और एक वार्ड से एक सदस्य चुन करके आता है। उस वार्ड के जितने वोटर्स होते हैं, वह एक वार्ड सदस्य चुनते हैं और वो सरपंच को चुनते हैं। इस तरीके से पूरा मिलाकर के, जैसे किसी में 10 वार्ड हैं तो 10 मेंबर हो जाएंगे, किसी में 15 वार्ड हैं तो 15 मेंबर हो जाएंगे। अधिकतम 25 की संख्या निर्धारित कर दी गई है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो 15 से लेकर के 25 तक वार्ड पंच जिसको कहा जाता है, वो सदस्य चुने जाते हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से वो सदस्य और ग्राम प्रधान, या जिसको आपके यहाँ मध्य प्रदेश में सरपंच कहते हैं, वो सरपंच मिल करके पूरी गांव की कार्यकारिणी बनती है, जो ग्राम विकास के परिप्रेक्ष्य में सारी कार्य योजना को तैयार करते हैं। इन जो वार्ड पंच होते हैं, इनमें से छोटी छोटी समितियां भी बनाई जाती हैं, जैसे निर्माण समिति है, विकास समिति है, और भी तमाम समितियां हैं, वित्त समिति है। तो होना तो ये चाहिए कि जो भी कार्य गांव पंचायत में हो, इनके राय से। लेकिन होता क्या है, पहली बात तो यह है कि खुली बैठक होनी चाहिए गांव पंचायत की, लेकिन स्थिति यह है कि
जागरूकता के अभाव में शायद ही कोई ऐसी गांव पंचायत हो जहां गांव सभा की खुली बैठक होती है। खुली बैठक का प्रोविजन है कि गांव के लोग भी उसमें रहें, गांव के लोग भी बताएं कि उस गांव के विकास के लिए क्या क्या किया जाना अपरिहार्य है, आवश्यक है। लेकिन जानकारी के अभाव में या कह लीजिए नेग्लिजेंसी के कारण, प्रधान के ना जानकारी के कारण, सदस्यों की जागरूकता के अभाव में खुली बैठक शायद ही होती हो तो होती हो, अन्यथा की स्थिति में आप उसको 5% मान के चलिए कि गांव पंचायत लेवल पर ये खुली बैठक गांव पंचायत की होती। जहां तक समितियों का सवाल है, कागज में ये हेलो 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 सर, बताइए सर। तो ये समितियां कागज पे तो बन जाती, लेकिन व्यवहार में ये समितियां काम नहीं करती। 4 मेंबर हो गए एक समिति में, कार्य योजना प्रधान ने तैयार कर लिया और उनसे ले जाकर के दस्तखत करा लिया, वो यस मैन होते हैं पूरी तरह से। लेकिन ये गलत है, वो कार्य प्रस्ताव समिति में जाना चाहिए, उस समिति के लोगों में आपस में विचार विमर्श करके और एक फाइनल डिसीजन आना चाहिए, एंड दैट शुड बी गो टू दी ग्राम प्रधान, और फिर ग्राम प्रधान और वार्ड पंच मिल करके और फिर उस कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करें। लेकिन सच यह है कि इतने सालों के बावजूद भी, पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने के बावजूद भी जानकारी के अभाव में या जानबूझ करके राजनीतिक कारणवश ना तो प्रधानों को प्रॉपर तरीके से ट्रेंड किया जाता है उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, और जो वार्ड पंच होते हैं ना तो उन्हें ट्रेंड किया जाता है। तो जब तक ग्राम प्रधानों को और पंच को ट्रेंड नहीं किया जाएगा, उन्हें बताया नहीं जाएगा कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं, उनके कौन कौन से कार्य हैं, तब तक निश्चित रूप से पंचायती व्यवस्था का जो स्वरूप है, जो उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया भारत में, वो स्वरूप नहीं बन पाएगा। जी सर, जैसा अभी आपने बताया कि ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है पंच को, सरपंच को, तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पंच और सरपंच की ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है वो किसके माध्यम से करवाया जाता है और कौन ट्रेनिंग देता है? ऐसा है, इन लोगों की ट्रेनिंग का प्रोविजन तो है, लेकिन ट्रेनिंग क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, भीड़ तंत्र का जमाना है, पूरे जिले भर के प्रधानों को एक साथ बुला लिया, तो उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो सर इनकी ट्रेनिंग मतलब कहाँ दी जाती है, कहाँ होती है इनकी ट्रेनिंग? जब ये चुन करके आते हैं तो चूंकि ये समाज के बीच से आते हैं, इन्हें गांव पंचायत के अधिकार कर्तव्यों के बारे में कुछ पता तो होता नहीं, ना तो इनको पता होता है, ना तो जो वार्ड पंच होते हैं उनको पता होता है। तो जब उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पता ही नहीं होगा, तो किस तरीके से वो गांव पंचायत के क्रियाकलापों को संपादित करेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रॉपर तरीके से 2 फेज में, 3 फेज में ग्राम प्रधानों को ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए कि उनके कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य हैं, किस तरीके से वो गांव पंचायत के विकास के लिए सरकारी नीतियों को, सरकारी कार्यक्रमों को आम सहमति के आधार पर वो उसको एग्जीक्यूट करें, और साथ ही साथ जो वार्ड पंच हैं, जिनके सहयोग से, जिनके राय से कार्य किया जाना है, उनको भी ट्रेन करना जरूरी है। अगर उनको भी नहीं पता होगा कि उनके कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, उस समिति में कौन कौन लोग होते हैं, उस समिति के क्या कार्य हैं, ये सारी जानकारी अगर पंचों को नहीं होगी तो समितियों के माध्यम से वो रिकमेंडेशन नहीं आ पाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रॉपर तरीके से ग्राम प्रधानों को और वार्ड पंचों को प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेंड किया जाए। ट्रेंड होने के बाद ही उनमें जागरूकता आएगी और फिर वो बेहतर तरीके से अपने अधिकार और कर्तव्यों का संचालन कर सकें। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो जनपद सदस्य हैं या सरपंच हैं, पंच हैं, इनके लिए क्या योग्यता होती है इन पद के चुनाव के लिए? आपको शायद इस पर ये होगी, भारत का संविधान यदि आप पढ़ेंगी तो हमारी जो सबसे बड़ी जन पंचायत है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, और जो राज्यों की विधानसभाएं, ना तो किसी सांसद का कोई क्वालिफिकेशन निश्चित है कि कितना पढ़ा लिखा होगा, और ना तो विधायक का कोई क्वालिफिकेशन संविधान में उल्लिखित है। यह स्थिति, इनका भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ये गांव का निवासी होना चाहिए। अब वो बात और है कि बीए पास भी हो जाते हैं, एमए पास भी जाते हैं, अनपढ़ भी जाते हैं। आज भी गांव, तमाम ऐसे गांव प्रधान, गांव के प्रधान हैं जो दस्तखत नहीं करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। कैन यू इमेजिन? तो अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति जो
एक्ट और इंस्टीट्यूट बनते हैं संशोधन के लिए, कार्य योजना के लिए, फिर वो कैसे उसको पढ़ सकेगा? हमें अभी एक बात और आगे आएगी, महिलाओं के आरक्षण की बात आई। लगभग 1/3 था, अब तो 50% कर दिया गया है पंचायतों में यह आरक्षण। यह आरक्षण मिला तो महिलाओं को, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महिलाओं को जो आरक्षण मिला, आज भी पतिवाद और परिवारवाद का प्रभाव उनके ऊपर हावी है। आज भी वो अपने मन से कोई निर्णय लेने में सक्षम और समर्थ नहीं हो रही। वे जब कोई बात आती है पंचायत से संबंधित, गांव पंचायत के विकास से संबंधित, तो अपने पति से वो राय लेती, उनसे परामर्श करती, और उनके परामर्श के बाद ही वो उस निष्कर्ष पर पहुंचती है। तमाम ऐसे भी निर्णय वो लेती हैं जिसमें उनकी इच्छा नहीं होती है, वे नहीं चाहती हैं कि इनके पक्ष में ये चीज जाए, लेकिन पति के प्रभाव में आकर के निश्चित तौर पर वे वो काम करती हैं। यहां तक कि जो जिला पंचायत की जो बैठकें होती, उन बैठकों में आज भी महिला के साथ साथ उनका पति जाके बैठ, कभी कभी ऐसा भी होता है महिला प्रधान है और पति उसका प्रतिनिधि बन जाता, प्रतिनिधि के रूप में जाकर के बैठकों में वो शेयर करता, पार्टिसिपेट करता। इस पर यद्यपि सरकार ने बहुत हद तक रोक लगाने का प्रयास किया है और धीरे धीरे करके ये रुक भी रहा है, कि अगर रिजर्वेशन देने का मतलब क्या रह गया? अगर उनका पति उनके प्रतिनिधि के रूप में जाकर के मीटिंगों में बैठेगा और निर्णय लेगा, राय देगा, परामर्श देगा, तो फिर उसके प्रधान होने का मतलब क्या रह गया? क्षेत्र पंचायत सदस्य होने का मतलब क्या रह गया? कोई मतलब तो नहीं रह गया। इसलिए पंचायतों में अगर महिला आरक्षण की बात की गई है, और है भी, होना भी चाहिए, 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है और 50% पुरुष है लगभग, नियर अबाउट, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। सर ये भी मैं कह रही थी कि जैसे जो आरक्षण की बात कही गई है, महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो सर अब तो ऐसा हो रहा है कि चुनाव में ट्रांसजेंडर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए सर क्या प्रावधान है कि कितना मतलब आरक्षण या उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व की जाती हैं सर? मैडम, आरक्षण तो है, जो प्रक्रिया है आरक्षण का, जो व्यवस्था है आरक्षण की, वो आरक्षण की व्यवस्था एग्जीक्यूट हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके एग्जीक्यूट का जो प्रभाव है, महिलाओं के आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म पर लाने की बात सरकार की मंशा के अनुरूप है, वो उसका स्वरूप नहीं बन पा रहा है। स्वरूप का मतलब वो सीधे निर्णय लेने में सक्षम और समर्थ नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके ऊपर पतिवाद का प्रभाव है, परिवारवाद का प्रभाव है। आज भी प्रधान होने के बाद, सरपंच जिसको कहते हैं आपके यहाँ, प्रधान होने के बावजूद भी मुहर जो है उनके पति के पॉकेट में होता है, वो जहां चाहता है वहां मुहर लगती है। असली प्रधान जो है उसके राय से मुहर नहीं लगती, निर्णय नहीं होते, वो घर में बैठी रहती है, सारा निर्णय उसका पति ले रहा है, तो उस रिजर्वेशन से क्या लाभ हुआ? हाँ, अगर समझदार महिला है तो कोऑर्डिनेशन बैठा करके पति और परिवार के बीच में वो काम करती है, उसको बताती है कि देखिए ये गलत, न्यायपूर्ण ये है निर्णय, उस पति मान भी लेता है उसको। लेकिन पति चूंकि समाज के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, राजनीति से प्रभावित होता है, तो उसके प्रभाव मंडल में आकर के जो जिस उद्देश्य से महिला आरक्षण की बात की गई है वो सफल नहीं हो रहा। तो महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य की जो चुनाव होता है, उनके पास सर अधिकार क्या होते हैं? क्योंकि हमें तो पता नहीं है, नॉर्मल पीपल को नहीं पता कि उनके पास क्या अधिकार है। उन्हें तो अगर हम अधिकारों की बात करेंगे तो तीनों लेवल के जो ये अधिकारी हैं, चाहे वो गांव लेवल के गांव सरपंच हो, ग्राम सरपंच हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत लेवल के जिसको आप जनपद कहती हैं, जनपद के अध्यक्ष हो, या जिले लेवल पे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इनके अलग अलग अधिकार और कार्य क्षेत्र। लेकिन कुल मिला जुला करके इनके अधिकारों को अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि इनके पास प्रचुर मात्रा में अधिकार हैं। हमारा जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वह जिले का मिनी चीफ मिनिस्टर होता है। जितने पावर और प्रिविलेज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उससे कम अधिकार नहीं है, ये आप जान लीजिए, इतना पावरफुल है वो। लेकिन कुल मिला जुला करके सारे पावर सेंट्रलाइज हो जाते हैं एक व्यक्ति, ना कि एक संस्था में। जब तक ये सारे पावर एक संस्था में के रूप में काम नहीं करेंगे, तब तक जो पंचायती राज्य का उद्देश्य है वो सफलीभूत नहीं हो पाएगा। इस नाते हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा,
व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके किसी भी दल की सरकार हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उनको ऊपर उठ करके सार्वजनिक हित में इस बात को आगे आकर के स्वीकार करना पड़ेगा। उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनको अभिप्रेरित करना पड़ेगा कि जनहित में ये सारी संस्थाएं बनाई गई हैं और ये जनता के हित में, गांव के विकास के हित में, जिले के विकास के हित में ये कार्य करेंगे, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सर, जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है जिला पंचायत या फिर जनपद में? मैडम, वो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई खास रोल नहीं है। सारे पावर और प्रिविलेज जो इनके एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को पॉलिटिकल पार्टीज वॉचडॉग की तरह से है। वो देख तो सकते हैं, उन पर दबाव डाल सकती हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उसी क्षेत्र से वो भी आते हैं, तो वो कह तो सकते हैं, बट दे हैव नो पावर एट ऑल। उनको कोई अधिकार नहीं है उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने। वे जिले के मुखिया के रूप में जिलाधिकारी से कह करके या अन्य तरीके से कह करके शासन में रिपोर्ट करके उस कार्य को भले रुकवाते या उसके खिलाफ जागरूकता का कार्य करके जनप्रतिनिधि होने के नाते वो रिपोर्टिंग करके उसके गलत कार्यों पर वो भले बंदिश लगाने का प्रयास कर, लेकिन उनके एग्जीक्यूशन में उन जो अधिकार और पावर प्रिविलेज उनको है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई इंटरफेरेंस नहीं। और सर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने आरक्षण की बात कही, महिला आरक्षण की, तो सर आरक्षण की प्रक्रिया क्यों महसूस किया गया कि हाँ हमें महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, या SC ST को आरक्षण देना चाहिए, या OBC को आरक्षण देना चाहिए? महिला आरक्षण की बात इसलिए की गई, ये बार बार ये बात आ रही थी कि जब टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष, तो वहां महिलाओं की बात रखी नहीं जाती। महिलाओं के भी तो बेसिक नीड्स है, महिलाओं की भी तो सहभागिता है, तो महिलाओं की अगर सहभागिता है तो उनका पार्टिसिपेशन पंचायत में क्यों ना हो, विधानसभाओं में क्यों ना हो, संसद में क्यों ना हो। इसीलिए महिला आरक्षण की बात करके और उनको भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया और उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा। जो महिलाओं की बात है, महिलाओं अपनी बेबकी पूरी तरह से वो एग्जीक्यूटिव में रखती हैं। जब वो उनकी मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों में अपनी बात को रखती हैं, अपनी समस्याओं को भी रखती हैं कि उन्हें कार्य करने में कहाँ कठिनाई हो रही है। और सर SC ST और OBC में क्या आरक्षण है, कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? वो मैडम पॉपुलेशन के आधार पर है, ये नहीं कहा जा सकता है। वो पॉपुलेशन, जिस क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन के आधार पर वो आरक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन तीनों लेवल पर आरक्षण के स्तर में वो रोटनाइज होता है। कभी आप देखती होंगे तो कभी वो SC के पक्ष में जा रहा है, तो कभी OBC के पक्ष में जा रहा है, कभी जनरल सीट हो रही है, इस तरीके का भी रोटेशन चलता रहता है। लेकिन ये संख्या उपलब्ध पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार। जी सर, और सर अभी जैसे बहुत चर्चा में था कि OBC का आरक्षण हटाया जा रहा है, तो सर ऐसा क्यों करने की कोशिश की गई, क्या महसूस किया गया होगा, आप क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है कि OBC का आरक्षण हटाया जा रहा है। प्रतिशत के आधार पर, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर कम बेसी तो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि OBC के आरक्षण को बिल्कुल हटा दें। ये राजनीति प्रेरक चीजें हैं, ये जो चीजें पब्लिक के बीच में डाली जा रही हैं, ये गलत है। हम तो कहते हैं कि अब तो खोजना पड़ेगा कौन आरक्षण के बाहर है, क्योंकि जनरल कैटेगरी से भी तो आरक्षण की बात आ रही है। OBC का आरक्षण पहले से लागू है, SC का आरक्षण, ST का आरक्षण पहले से लागू है, जनरल में भी 10% उन्होंने और दे दिया। तो अब बचा कौन? मुझे तो लगता है कि अब खोजना पड़ेगा कि बिना आरक्षित कौन है। अगर गरीब तबके के लोग हैं, जैसा 10% को जो प्रिविलेज मिल रहा है, हो सकता है कि वो और परसेंटेज और बढ़े। राजनीति प्रेरक सारी चीजें हो रही हैं, आप जानती हैं, सारी चीजें वोट पॉलिटिक्स बेस्ड है। ये आरक्षण की व्यवस्था तो संविधान में शुरू में जब भारत का संविधान बना, तो भारत का जब संविधान बना तो उस समय सिर्फ 10 वर्षों के लिए आरक्षण लागू था और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन के लिए आरक्षण की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। लेकिन वो 10 वर्ष के बाद आज 7 दशक व्यतीत होने को हैं, लगभग 8वां दशक शुरू हो गया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने हिम्मत नहीं जुटाई कि उस आरक्षण को खत्म कर। जी सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी आपने ग्राम पंचायत, सभी पंचायत की बात की, तो सर फंड क्या है, उनके फंड का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है सर? अब वो पैसा देखिए, राजनीतिक दलों या जो सत्तारूढ़ दल है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। गांव के विकास के नाम पर
बहुत सारे धन गांव पंचायतों को मिल रहा है, क्षेत्र पंचायतों को मिल रहा है और जिला पंचायतों को भी मिल रहा है। गड़बड़ी क्या हो रही है कि जहां सत्तारूढ़ दल के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे वो गांव सरपंच के रूप में बैठे हों, चाहे वो क्षेत्र अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के रूप में बैठे हों, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में बैठे, वहां अधिकतम धनराशि भेजी जा रही है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये सरकार के स्वीटविल पर डिपेंड करता है कि किसको कितना धन दे रही है विकास के। सर, और अगर कभी ऐसा हुआ कि जैसे अगर पंच को चुना गया है और लोगों को लगता है कि ये पंच सही नहीं है या ये सरपंच सही नहीं है, तो सर उसका निलंबन या उसे सर हटाने की प्रक्रिया क्या संविधान में है? हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। हमारे यहाँ रिकॉल की व्यवस्था नहीं है। पूरे विश्व में सिर्फ एक देश है, स्विट्जरलैंड, वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहां कोई बस सीधे मंच पर बैठते हैं, अगर कोई गलत काम करता है उनका जनप्रतिनिधि तुरंत उतार लेती है जनता और अपने बीच से चुन करके तुरंत बैठा देती है नए आदमी को। तो हमारे यहाँ रिकॉल की व्यवस्था नहीं है, इसका मजबूरी है। उसका विरोध प्रतिरोध होगा, मेजॉरिटी भी नहीं बन पाती है और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हटाने की भी एक लंबी प्रक्रिया है, जिस तरीके से चुनने की एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरीके से हटाने की भी एक लंबी प्रक्रिया। तो वो निश्चित रहता है। हमारा जो चाहे वो विधायक हो, जब एक बार वो चुन लिया गया तो वो समझता है 5 वर्ष तक तो मैं राजा हूं, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, मुझे कोई छू नहीं सकता। तो जनता की मजबूरी है ना। आप देख रही है दल बदल कानून, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बावजूद भी दल बदल पर बंदिश होनी चाहिए। आप भाजपा के बैनर के तले, कांग्रेस के बैनर के तले, आप सपा बसपा के बैनर के तले जनता के बीच में आते हो, उनके सिद्धांतों को जनता के बीच में रख करके और चुन करके जाते हो, और जब वहां जाते हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ में एक दल से कूद करके दूसरे दल में, तीसरे दल में। तो जब अब तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना, इस तरीके का विधेयक क्यों नहीं लाया जाता? बुराइयां तभी रुकेंगी जब इस तरीके का तटस्थ और निष्पक्ष भाव से कोई विधेयक आएगा कि चुनाव में जिस दल के 5 साल तक आपको उसी बैनर के नीचे रहना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। तो ये थे प्रोफेसर घनश्याम शर्मा सर, जिन्होंने हमें पंचायती चुनाव के बारे में सारी चीजें, छोटी से लेकर के बड़ी ABCD सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी। अगर आपका कोई और सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सर से दोबारा इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहिए वोकल न्यूज शैडोज, सपना तिवारी, धन्यवाद।